हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं अफसर सर अभी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2015 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए बायोलॉजी भाग के साथ हाजिर होता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस भाग का पहला क्वेश्चन है पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, क्योंकि जाइलम जो है जल और खनिज लवण दोनों का अवशोषित करके जड़ के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम पत्ते में बने हुए भोजन का जो है वो परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है विरिक्की की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो विरिक्की की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, क्योंकि वृक्क में नेफ्रॉन ही रक्त को छानता है और पूरा वृक्क जो है लगभग 10 लाख प्रत्येक वृक्क यानी किडनी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से भरा होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका में पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका के अंदर में जो है पाया जाता है जो जीव द्रव में, और यह माइटोकॉन्ड्रिया तो जब जो है ये वायवीय श्वसन के द्वारा जो है क्या करता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। तो जहाँ पर जो है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होकर के अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है, क्योंकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहाँ पूर्ण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन वाला अणु जो है वो टूट करके 3 कार्बन वाला 2 पायरुवेट में बदलता है। 3 कार्बन वाला 2 पायरुवेट बनता है, तो और इसी को बोला जाता है अवायवीय श्वसन। और यहाँ पे एक बात बताएंगे कि यही अवायवीय श्वसन में इसी को अनोक्सीय श्वसन भी कहा जाता है, और ये प्रक्रिया यहाँ पर जो अवायवीय श्वसन होता है इसी को ग्लाइकोसिस भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि गंगा सफाई अभियान गंगा सफाई योजना कब आरंभ की गई। तो गंगा सफाई योजना जो है 1986 में आरंभ की गई, क्योंकि गंगा नदी को भारत में पवित्र नदी माना जाता है और उसकी पवित्रता को धूमिल होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, जिसे 1886 में प्रारंभ किया गया गंगा सफाई योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे। तो आयोडीन जो कि थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन को निकलने के लिए यानी स्रावित होने के लिए का कार्य करता है, या स्रावित जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनने का कार्य करता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसमें गला फूल जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, और हार्मोन बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है, जिसे यही जो बढ़ जाती है यानी वो गला फूल जाता है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो स्थलीय जीव जितने भी स्थलीय जीव हैं या तो वो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, या तो वो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में नहीं लेकिन स्थल में नमी युक्त जगह पे रहते हैं, तो वो त्वचा से श्वसन करते हैं। तो इसीलिए स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ा, सांस नली या त्वचा के द्वारा प्राप्त करता है,
वहीं जबकि जलीय जीव जो कि जल में पाया जाता है, तो वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। किसको? जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। तो ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए वो गिल्स का और कुछ जीव जो है त्वचा का प्रयोग करता है। तो इस जो है तो गिल्स और त्वचा के द्वारा वो जलीय ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, या पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताएं। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में, इकोलॉजी सिस्टम जो है उसमें जो 3 तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं जिसको जो है उत्पादक कहते हैं, उत्पादक में पेड़ पौधा होता है। दूसरा उपभोक्ता है ना, जिसमें जितने भी जानवर हैं वो सारे आते हैं और उसकी अलग अलग कैटेगरी है। और तीसरा जो होता है वो अपघटन करता, यानी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, ये सब जो है अपघटन करता है। अब इसको अपघटन करता क्यों कहा जाता है? तो पौधे तथा जंतुओं का मृत शरीर और उनका अपशिष्ट पदार्थ, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और उनका अपशिष्ट पदार्थ को अपघटक यानी जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन कर, यानी उसको जो है छोटे छोटे अणु में तोड़कर अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर जो है वो मुक्त कर देता है ना। जो क्योंकि जीवों में जो पेड़ पौधे या जंतुओं का जो शरीर है तो वो जो है कार्बनिक पदार्थ है, तो उनको जो वो तोड़ करके अपघटित करके अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर वो मुक्त कर देता है। तो अब इसमें जो जब तोड़ने के बाद इसमें जो है जो पदार्थ बनता है, तो कुछ गैसीय पदार्थ बनता है, कुछ ठोस पदार्थ होता है और कुछ उसमें द्रव होता है। तो ये गैसीय तत्व को जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को, यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं ही होता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन आदि गैस बनते हैं। तो ये सारा जो है वायुमंडल में चले जाता है और ठोस तथा द्रव पदार्थ मिट्टी या जल में मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा गलती से लिखा चला गया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से नहीं बनता है। और इस प्रकार परितंत्र में जो है अपघटन करता जो परितंत्र को संतुलित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्सर्जन क्या है, उसके प्रमुख 2 अंगों का वर्णन क्या है। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर ये या जो जंतुओं के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, बेकार पदार्थ बनता है, यानी गंदा पदार्थ बनता है, उसको शरीर से छान करके बाहर निकालने वाला, शरीर से बाहर निकालने वाला जो अंग होता है वो उत्सर्जी अंग होता है। और उसके द्वारा जो पदार्थ जैसे पेशाब, पखाना ये आदि जो है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। और वो जो है उसके निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो अब यहाँ पर परिभाषा है कि उत्सर्जन क्या है। तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के द्वारा, यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को का निष्कासन यानी शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर बात आई कि उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होता है। तो जंतुओं के शरीर में जो उपापचयी क्रिया जो होता है वो 2 तरह का क्रिया होता है। एक होता है जो है अपचय क्रिया और दूसरा होता है उपचय क्रिया। तो अपचय और उपचय यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वो 2 क्रिया का रूप है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म यानी अपचय क्रिया, इसमें जो है क्या होता है, जटिल जो है अणु जो है वो टूट करके सरल अणु में बदलता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे भोजन का पाचन होता है और श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। और पाचन में क्या होता है, भोजन के अणु जो है एंजाइम की उपस्थिति में टूट करके सरल अणु में बनता है ताकि वो रक्त में मिल सके और इस तरह से वो ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरा क्रिया क्या होता है, तो उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है। दूसरा क्रिया क्या होता है, अपचय क्रिया, जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनता है, पाचन के दौरान जो पदार्थ बनता है, हाँ, ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल, इन आदि पदार्थों से कोशिकाओं का निर्माण होता है। मृत कोशिका या जो डैमेज सेल होता है उन सेलों का यानी उन कोशिकाओं का मरम्मत होता है
और इस तरह के कई क्रिया यानी अंगों का निर्माण होता है। तो इसमें ऊर्जा की खपत होती है। इसमें क्या होता है कि सरल अणु जो कि उपचय अपचय क्रिया के द्वारा जो जटिल अणु से सरल अणु बनता है, अब उन सरल अणु से फिर जो है जटिल अणु बनता है, यानी कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का मरम्मत होता है। तो यही क्रिया जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी अंग यानी जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाला था, त्वचा जो पसीना को बाहर निकालता है, फेफड़ा जो है वायवीय श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीय भाग को बाहर निकालता है। उसके बाद जो है वृक्क यानी वो ब्लड को छान करके जो पेशाब बनाता है। मलाशय, मूत्राशय, है ना, ये मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग ये वृक्क का से ही जुड़ा हुआ है। बाकी मलाशय जो ठोस पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालता है। अब है कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रमुख दो अंगों का वर्णन करें। यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं, वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें वर्णन में हम इसमें लिए हैं फेफड़ा, जो कि मुख्य उत्सर्जी अंग में भी माना जाता है। तो मनुष्य में दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना यानी फेफड़ा होता है, जो वक्ष गुहा है ना, हमारे शरीर में लगभग 5 जो है गुहा होती है। गुहा मतलब शरीर के अंदर जो खाली जगह गुहा होती है, वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो हृदय है ना के दोनों तरफ यानी हार्ट के दोनों तरफ जो है प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। एक प्लूरल गुहा होता है ना, जिसको वही वक्ष गुहा के अंदर में होता है। और इस जो है इसको जो क्या करता है, चारों तरफ से एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। और ये झिल्ली जो है प्लूरल है ना, पेराइटल प्लूरा का था। और इसमें जो एक द्रव भी भरा रहता है, जो कि हृदय को और किडनी को, ये फेफड़ा को चोट लगने से बचाता है ना, जिसको पेराइटल फ्लूइड कहते हैं। तो अब ये जो घिरा रहता है, अब फेफड़ा में जब जैसे सांस नली प्रवेश करती है, तो वो टूट करके दो भाग श्वसनियों में जो है बदल जाता है। और श्वसनी फिर जो प्रत्येक श्वसनी जो है श्वसनिका में, और फिर श्वसनिका जो पतली पतली जो है नली टाइप में, जिसको वायु कोश वाहिनी कहते हैं, में विभाजित हो जाता है। और ये इन वाहिनियों में बहुत सारे जो है वायुकोश, छोटे छोटे गुब्बारे टाइप का आकार का जो वायुकोश जो है खुलता है। और ये प्रत्येक जो फेफड़ा में लगभग 15 करोड़ वायुकोश होता है, जिसके वजह से फेफड़ा का जो है आयतन बढ़ता है। और यही जो है वायुकोश की वजह से फेफड़ा जो है बहुत हल्का प्रतीत होता है। तो दोनों फेफड़ा में लगभग 30 करोड़ वायुकोश, 3 गुना 10 पर 8 मतलब 30 करोड़ वायुकोश पाया जाता है। और इन्हीं वायुकोशों में गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दूसरा है वृक्क। दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में हम जो है समझाते हुए चलते हैं। दूसरा है वृक्क। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होती है, जो सेम के बीच के आकार की होती है। और प्रत्येक वृक्क जो है, दो वृक्क के दोनों किनारे में होती है। और प्रत्येक वृक्क के अंदर जो है लगभग 10 लाख वृक्क नलिका होती है। तो वैसे जो वृक्क के अंदर में जो होता है, जो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग मेडुला होता है ना, उसके अंदर में जो है फिर आपका 15 से 16 जो है वो पिरामिड के आकार का होता है। और अंदर में जो खाली जगह होता है वो हाइलम कहलाता है। अब ये 10 लाख जो वृक्क नलिका होता है, उसी जो है ना खाली जगह में पाया जाता है। यही वृक्क नलिका जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी वृक्क में यानी किडनी में जो ब्लड को मेन छानने का जो काम करता है, ये वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन ही करता है। इसीलिए इसको रचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई, यानी वृक्क में जो क्रिया होती है वो यही वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन ही करता है, यानी रक्त को छानता है। जो रक्त को छान करके, तो यहाँ पर जब रक्त को वो छानता है, तो ये नेफ्रॉन जो है का जो कोष होता है, जिसको जो बोमेन संपूर्ण कहते हैं, तो वहाँ पे जो है रक्त केशिका जाल जैसा होता है, जिसको जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस में जब छनता है, तो ग्लोमेरुलस जो है रक्त का जो प्लाज्मा और रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के लिए अर्ध जो अपरागमत यानी उनको वो नहीं छान पाता। उनके साथ बाकी जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजनी पदार्थ हो या ग्लूकोज हो या फिर एमिनो अम्ल हो या फिर जो है जल हो, वो सभी चीज़ को छान देता है।
और छानने के बाद फिर जो है उस जो वृक्क नलिका में जो है वो जो आवश्यक पदार्थ होता है अवशोषित हो जाता है, और जल और नाइट्रोजनी पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब जो है वो अशुद्धियाँ जो है छन करके वो ब्लाडर मूत्र बन जाता है, और वही मूत्र का निर्माण करती है जो शरीर से फिर वो बाहर निकलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में हम इसी नेफ्रॉन की जो है रचना की चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है कि नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका की रचना का वर्णन करें। तो वृक्क नलिका की रचना का वर्णन करें। तो वृक्क नलिका की ये रचना है। ये भाग जो बताए थे आपको हम, यही ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये वाला भाग जो है ये वाला भाग है ना, तो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो है बोमेन संपुट है। ये जो कप के आकार की रचना ये बोमेन संपुट है, और ये दोनों मिल करके यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिला करके मेलपिगियन कोष कहलाता है। और उसके बाद बाकी जो ये नली है ये रीनल नलिका कहा जाता है। इसमें आप देखिए कि यहाँ अभिवाही धमनिका जो प्रवेश करती है, धमनी जो आगे जो पतली पतली नली में जुड़ता है वो धमनिका कहलाता है। ये धमनिका प्रवेश करती है और अपवाही धमनिका के द्वारा ये बाहर निकलती है। जब यहाँ पर रक्त आता है तो ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, उन रक्त को की अशुद्धि को छान करके रीनल नलिका में भेज जाता है, और यहाँ पर बच जाता है प्लाज्मा और रक्त कोशिका, जो कि अपवाही धमनिका के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है। फिर उसमें जल, फिर यहाँ पे रीनल नलिका में क्या होता है, जो आवश्यक पदार्थ हो जो छन जाता है उनके द्वारा यहाँ पर पुनर्अवशोषण होता है, और पुनर्अवशोषण होकर फिर वो रक्त में मिल जाता है, फिर रक्त के साथ वो चले जाता है। बाकी यहाँ जो बच जाता है इस रीनल नलिका में इस तरह से जो बच जाता है वही ब्लाडर मूत्र कहलाता है, जो कॉमन है ना कलेक्टिव जो है ट्यूब में, यहाँ ये जो कॉमन कलेक्टिव ट्यूब है जिसको सामान्य संग्राहक नलिका कहते हैं, उसमें आके जमा हो जाता है। इसका आप नाम लिख लेंगे, है ना। ये मेलपिगियन कोष जिसमें जो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस को हिंदी में जो है केशिका गुच्छ बोलते हैं। उसके बाद ये रीनल नलिका है, तो ये वाला जैसे जो बोमेन संपुट से निकलता है इसको जो है अवरोही चाप कहते हैं, डिसेंडिंग लूप। उसके बाद उसके जस्ट नीचे में जाता है ये पतली वाला नली यू के आकार का, इसको हेलने की नलिका कहा जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप लोग लिख लेंगे, इसको हेलने की नलिका कहा जाता है। उसके बाद हेलने की नलिका के जस्ट ऊपर में इसको जो है आरोही चाप कहा जाता है, यानी असेंडिंग लूप कहा जाता है। और ये ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका, जो कि यहाँ जमा होता है। और सारा संग्राहक नलिका जा करके सभी नेफ्रॉन का संग्राहक नलिका जा करके एक नली में जुड़ता है, जिसको सामान्य संग्राहक नलिका कहते हैं। और इसी सामान्य संग्राहक नलिका से जो है मूत्रवाहिनी जो है जुड़ा होता है, जो मूत्राशय यानी जो है यूरिनर ब्लैडर में जा करके जमा हो जाता है। अब इसके भाग की चर्चा करें तो यहाँ आपको पहले ही बता दिए, तो पहला होता है मेलपिगियन कोष, दूसरा होता है रीनल नलिका। यानी ये वाला जो भाग है ये कप के आकार का ये वाला पूरा भाग जो है, ये वाला पूरा भाग ये मेलपिगियन कोष कहलाता है, जिसमें ये हो गया मेलपिगियन कोष आपका। और ये बाकी जितना पूरा नली है इसको रीनल नलिका नाम दिया जाता है। तो अब जो है हम इसमें आगे चलते हैं। तो मेलपिगियन कोष का दो भाग होता है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट वृक्क नलिका का आरंभिक भाग एक गोल कैप्सूल के तरह रचना है, जिसे बोमेन संपुट कहता है। ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में यू आकार की रचना होती है, जिसकी दीवार छन्ना की तरह रक्त को छानता है, इसे ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें है ना अभिवाही धमनिका रक्त को लेकर आता है, और अपवाही धमनिका छना हुआ रक्त को शरीर से बाहर लेकर जाता है। ज़्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा आता है दूसरा भाग रीनल नलिका। इसमें जो है इसमें भाग है अवरोही चाप, है ना। जो बोमेन संपुट से निकलने वाली जो नली होती है उसी को अवरोही चाप कहा जाता है। हिलने की चाप, अवरोही चाप और आरोही चाप के बीच में यू आकार की नली होती है, जिसको हिलने की चाप कहा जाता है। आरोही चाप
हेलने की नलिका के ऊपर की ओर जाने वाली जो नली होती है उसी को आरोही चाप कहा जाता है। संग्राहक नलिका आरोही चाप के आगे जाकर के एक संग्राहक नलिका बन जाती है, जहाँ जाकर के प्रत्येक जो है नेफ्रॉन का वो संग्राहक नलिका होता है, जाकर के वो छना हुआ जो है यूरिन जाकर के जमा होता है और सारा संग्राहक नलिका एक समान संग्राहक नलिका में जाकर के मिल जाता है। सभी जो है वृक्क नलिका की संग्राहक नलिका एक बड़ी नलिका में मिलती है, जिसे समान संग्राहक नलिका कहा जाता है और यही आगे जाकर के मूत्रवाहिनी में जाकर के खुलता है। तो इस तरह से आज का जो बायोलॉजी वाला भाग जो है समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।